मार्क्सन फार्मा इस कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिटिंग के अभाव में ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन धैर्यपूर्वक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी सही जानकारियां मिलेंगी। मैं हूं विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज मार्क्सन फार्मा के लिए एक्स्ट्रा एज यही है कि ये जेनरिक दवा बनाती है और इसका कारोबार भारत से ज़्यादा यूएस यूके में काफ़ी अच्छा है। छोटी कंपनी है, साथ में कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये कंपनी डेट फ्री है। लगातार कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, लगातार कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। साथ में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी अगर 100 रुपये डिप्लाई कर रही है मार्केट के भीतर तो ये लगभग 18.76% का रिटर्न निकाल के ले जा रही है, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। मार्क्सन फार्मा के भीतर निवेश करने का लाभ ये हो सकता है कि आपका पैसा विदेशों में डिप्लॉय हो जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि ये धंधा कंपनी अधिकतर विदेशों के भीतर कर रही है। कंपनी के प्रमोटर के पास 43% स्टेक है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। बातें अब तक समझ में आ चुकी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्क्सन फार्मा इस कंपनी की अगर बात कर ले तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो निवेशक हैं वो इसके भीतर निवेश करने के लिए आपको राय दे रहे हैं। लेकिन कंपनी के भीतर अच्छी चीज़ें क्या हैं उनको अपन लोग देखेंगे कैसे, रियल नंबर्स में। कंपनी की अगर बात करें 2024 के वित्तीय वर्ष में तो 2227 करोड़ का कुल राजस्व कंपनी ने जुटाया था। साथ में ही 2025 के वित्तीय वर्ष में लगभग 2700 करोड़ का। साथ में ही कंपनी के शुद्ध लाभ की बात कर ले तो 313 करोड़ का शुद्ध लाभ कंपनी ने कमाया था 2024 के वित्तीय वर्ष में, और 2025 के वित्तीय वर्ष में लगभग 380 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की। लगातार कंपनी की एसेट्स क्वालिटी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2023 के वित्तीय वर्ष में 2190 करोड़ का कुल कंपनी के पास एसेट था, 2680 करोड़ का 2024 के, और 2025 में 3239 करोड़ के। देखिए, सीधा सिंपल सा फंडा यही होता है कि कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट अगर बढ़िया हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट में बैठे लोग ठीक ठाक हैं, काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा कंपनी के अगर आके हम कैश फ्लो पे नज़र डालें तो कंपनी के पास रिजर्व कैश भी है। 2025 के वित्तीय वर्ष में कंपनी के पास लगभग 33 करोड़ का रिजर्व कैश रहा है, जिसका फायदा कंपनी को ये हो सकता है कि जब कंपनी को छोटा मोटा एक्सपेंशन करना हो तो वहाँ पे कंपनी कैश की कमी को नहीं झेलेगी। वहाँ पे कंपनी के पास अपना कैश होगा, जिसका उपयोग कंपनी कर सकती है कंपनी को आगे बढ़ाने में। आगे बढ़ के कंपनी के अगर कॉम्पिटिटर की बात कर ले तो पीई रेशियो वाइज जो मार्क्सन फार्मा है वो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आंख मूंद के मार्क्सन फार्मा के भीतर निवेश करें। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का 3 से 4% का हिस्सा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जो कि ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन जो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए उस डोमेन में वो उस कंपनी की लीडिंग कंपनियों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग कंपनियों के भीतर निवेश करने का भी एक अपना फायदा है। बाकी इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, सन फार्मा हो गई, टोरेंट फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, आईपीसीए हो गई, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस कंपनी की कॉम्पिटिटर है, जिनके पास अपना एक एक्स्ट्रा एज है, जिनके पास अपना एक बड़ा मार्केट है जिसके ऊपर ये कब्जा करके बैठी हुई है। तो ये सब आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा बड़ी कंपनियों के भीतर निवेश करने का। छोटी कंपनियों के भीतर निवेश करने का ये दिक्कत है कि कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एज नहीं होता है। वो स्ट्रगलिंग कंपनियां होती हैं, चलती हैं कुछ टाइम, उसके बाद जाके बंद हो जाती हैं या फिर गिर जाती हैं। खैर, बात अपन लोग कंपनी मार्क्सन फार्मा की शेयर होल्डिंग पैटर्न की करें। मार्क्सन फार्मा के भीतर अच्छी बात यह है कि 43% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है, 4.5% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, लगभग 2% का स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एलआईसी और एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 16-16.5% का स्टेक है। बाकी 32-32.5% का स्टेक कंपनी के जो रिटेल निवेशक हैं उनके पास है। इसके अलावा कंपनी के डिविडेंड की बात कर ले तो कंपनी ने मामूली सा डिविडेंड 2025 के वित्तीय वर्ष में 80 पैसे का दी हुई थी। ओवरऑल अगर कंपनी की बात कर लें तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इसकी काफ़ी बढ़िया है, विदेशों के भीतर कंपनी का कारोबार है। लेकिन दिक्कत वाली चीज़ इस कंपनी के भीतर यही है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो आप इसको ग्रोथ स्टॉक के तौर पर रख सकते हैं। पैसिव इनकम के लिए स्टॉक की खरीदारी बिल्कुल ना करें, और साथ में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट इस डोमेन के सिर्फ इस कंपनी के भीतर करने की गलती ना करें।
डिस्ट्रीब्यूट करें, इस डोमेन की जो बाकी लीडिंग कंपनियां हैं उनके भीतर पैसे को पार्क करें और साथ में इस कंपनी के भीतर उतने ही पैसे को पार्क करें जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। बाकी किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श आप जरूर ले लें, उसके बाद ही निवेश करें। बाकी वीडियो सही लगी हो, बातें समझ आ गई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आप लोगों का ही है। धन्यवाद।